कल भैया हम कंप्लेंट की बात कर रहे थे। वो आपने देख लिया कि भैया कंप्लेंट क्या है। कंप्लेंट मीन्स कोई एक ऐसा एलिगेशन, चाहे वो ओरली हो सकता हो या राइटिंग में हो सकता हो किसी भी मजिस्ट्रेट को, और इस आशय के साथ हो कि जो कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई एक्शन लिया जाएगा, और व्यक्ति कौन है, या तो नोन है या अननोन है, और उसने कोई ऑफेंस, चाहे वो कॉग्निजिबल है या नॉन कॉग्निजिबल है, वो कमिट किया है, और इसमें पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब मेन चीज आती है फिर जो एफआईआर है और कंप्लेंट है, इसको हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंप्लेंट एंड एफआईआर। अंजलि, आप बताने की कोशिश करोगे भैया? अ, चलो रुक जाओ, नहीं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अच्छा ये बताओ ऑनेस्टली भैया, सभी ने पढ़ तो लिए थे सारे सेक्शन? सभी ने? जी सर। प्रिया? हाँ जी सर। पढ़े थे भैया? हाँ जी सर। तो आप बताओगे कि जो कंप्लेंट है और एफआईआर है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? सर, पहला और मेजर डिफरेंस तो यही होता है कि कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट को डायरेक्टली की जाती है हम्म, और एफआईआर पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस ऑफिसर को की जाती है। बिल्कुल सही बात है। और भी कोई हो सकते हैं? चलो कोई दिक्कत नहीं। कुछ सर रुको रुको भैया, कोई चिंता ना करो, कोई भी। कुछ सर कंप्लेंट सर दोनों तरीके की उसके लिए होती है, कॉग्निजिबल हम्म, नॉन कॉग्निजिबल। अच्छी या आईआर कॉग्निजिबल में ही होती है। एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए ही होती है, बिल्कुल ठीक है। और चलो कुछ रुक जाओ अभी आप, एकता। यस सर। बेटा आप बताओगे कि और क्या अंतर हो सकते हैं इसमें? एक अंतर तो प्रिया ने बताया है, एक कुछ ने बताया है, दोनों ही करेक्ट है। और भी कुछ अंतर हो सकते हैं इसमें? हाँ जी सर। सर कंप्लेन एंड एफआईआर, सर मैंने एक्चुअली पढ़ा नहीं कुछ अभी। आप ये नहीं कह सकते, इसलिए मैंने पहले ही पूछ लिया था, क्योंकि एलएलएम में आपका क्रिमिनल लॉ ग्रुप था। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, तो वो इसलिए पूछ लिया था। अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं ये सोच समझ के पूछूंगा कि मुझे पूछना क्या है आपसे। चलो खैर हाँ कोई जी बात सर। नहीं। देखो, मेन चीज ये है कि बेटा एक बार सभी पढ़ भी लिया करो इसे। देखो, जहां तक कंप्लेंट और एफआईआर की बात है, तो कंप्लेंट सीधा सीधा से ये है कि एक एलिगेशन होता है ओरली, और मजिस्ट्रेट को होता है राइटिंग में। लेकिन जब एफआईआर की बात करते हैं तो एफआईआर के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये राइटिंग में होगी, और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को की जाती है। सीधे सीधे से जाकर के आप कह दो, वहां पे जो पुलिस ऑफिसर है फिर वो उसको अपने आप ही राइटिंग पे कर लेगा। और आपने अगर किसी ने एफआईआर की कॉपी देखी हो, तो लिखा होता है कि जो ना कंप्लेनेंट के विक्टिम के बोलने पर लेखक के द्वारा ये लिखी गई, लेखक के भी साइन हो जाते हैं, जो राइटर है जिसके द्वारा राइटिंग में रिड्यूस की गई है, और वो काम चल जाएगा उसका आगे। ये भी क्लियर कट है कि जो कंप्लेंट है, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल दोनों ही ऑफेंसेस में की जा सकती है। लेकिन अगर एफआईआर की बात करें तो एफआईआर केवल और केवल कॉग्निजिबल ऑफेंस के मामले में की होती है। अगर नॉन एनसीआर नॉन कॉग्निजिबल मामले होते हैं तो उसके लिए एनसीआर का ऑप्शन है, एनसीआर जो आपको 155 में दी हुई है। अब मजिस्ट्रेट, अब कॉग्निजेंस की बात करते हैं। जो मजिस्ट्रेट है कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले सकता है सीधा। ए मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन ए कंप्लेंट मेड टू हिम, यानी कि जो मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की जाएगी उस पर वो कॉग्निजेंस ले लेगा।
लेकिन अगर खाली एफआईआर के बेस पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, तो इसके लिए मजिस्ट्रेट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन फर्स्ट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमेशा, क्योंकि थाने में की जाएगी, तो उसके बिहाफ पर मजिस्ट्रेट तो कॉग्निजेंस लेगा नहीं। दूसरी चीज, जो कंप्लेंट है, कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन जो एफआईआर है वो अपने आप में जो है किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जा सकती है। क्लियर है भैया? तो भैया क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। अब दूसरा भैया, इसमें एक केस है, कोई मुझे बता देगा, मोहम्मद यूसुफ वर्सेस आफाक जहान का केस है, ये 2006 का सुप्रीम कोर्ट केसेस का है, फर्स्ट वॉल्यूम का, और 627 पेज पर है। अगर कंप्लेंट भैया आप लोगों ने पढ़ी होगी तो मुझे लगता है ये केस भी उसमें पढ़ा होगा आप सभी ने। किसी ने नहीं पढ़ा? देखो वहां सीधा सीधा सा कहा हुआ है भैया, इस मामले में कह दिया कि जो कंप्लेंट है अपने आप में एक वाइड सेंस रखती है, वाइड मीनिंग है, बहुत बड़ा, और इसके लिए ना तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट इसके लिए प्रेस्क्राइब नहीं है। अब मान लीजिए एक पिटीशन एड्रेस की गई है मजिस्ट्रेट को, और उसमें एलिगेशन को कंटेन करते हुए कि ये ऑफेंस कमिट किया गया है, और साथ में ये प्रेयर की गई है कि जो ना उसके अगेंस्ट जो है ना सूटेबली उसको उसके हिसाब से डील किया जाए, ये अपने आप में कंप्लेंट है। ये बात इस मामले में कह दी गई थी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कंप्लेंट इन ए क्रिमिनल केस इज व्हाट ए प्लेंट इज इन ए सिविल केस, कि क्रिमिनल केस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें कंप्लेंट होगी, लेकिन जो सिविल केस की बात करते हैं तो उसमें कंप्लेंट होता है। दूसरी चीज ये है कि जो कंप्लेंट है हमेशा और हमेशा उसमें एलिगेशन होता है किसी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल को ऑफेंस को कमिट किए जाने का। अब एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या भैया जो 125 सीआरपीसी है, 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है मेंटेनेंस ना देने की स्थिति में, क्या वो भी कंप्लेंट होगी? अंजलि? जी सर। अच्छा प्रिया? सर इसका नहीं है मुझे आइडिया। खुश? नहीं मालूम सर। एकता? यस सर। हाँ बेटा, ये क्या जो 125 की जो एप्लीकेशन है, वेदर इट शैल बी ट्रीटेड एज ए कंप्लेंट और नोट? Sir, is treated as a complaint. इट शैल बी ट्रीटेड एज ए कंप्लेंट। अब देखो हम पीछे क्या क्या आए भैया, कि जो है ना जो कंप्लेंट है किसी भी कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का एलिगेशन होना चाहिए। 10, इसी वजह से द पिटीशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए कंप्लेंट, चाहे इसमें नेग्लेक्ट और रिफ्यूजल किया गया हो मेंटेन करने के लिए हस्बैंड के द्वारा उसकी वाइफ को, क्योंकि ये अपने आप में एक ऑफेंस नहीं है भाई। अगर आप किसी को उसका मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो, गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हो, तो इसको कहीं भी किसी भी क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस नहीं बताया गया है। ये नेग्लिजेंस तो हो सकती है, एक लायबिलिटी को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो इसलिए भी जो 125 सीआरपीसी की पिटीशन होगी, इट शैल नॉट बी ए कंप्लेंट। और दूसरा एक चीज और कह दी गई है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कंप्लेंट दैट द कंप्लेनेंट मस्ट कोड द पर्टिकुलर ऑफेंस और सेक्शन ऑफ आईपीसी। जो कंप्लेनेंट है उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कंप्लेंट में उस पर्टिकुलर ऑफेंस को या उस सेक्शन को कोट करेगा, वो सीधे सीधे से ऐसे के ऐसे ही उसको एड्रेस कर सकता है। सिमिलरली मेंशनिंग ऑफ ए रॉन्ग सेक्शन, अगर कोई गलत सेक्शन भी लिख दिया है कंप्लेंट में सपोज कीजिए, तो क्या उसकी वजह से वो कंप्लेंट विशिएट हो जाएगी? खुश? जी सर। हो जाएगी? जी सर। नहीं होगी? सर अगर ठीक सेक्शन है। नहीं लिखा तो सर उसमें हो जाती है, और अगर गलत लिखा तो उसमें भी हो ही जानी चाहिए सर, अपने आप मैजिस्ट्रेट कर लेगा।
ऐसा ना, वो जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर जो कंप्लेन का कैरेक्टर चेंज नहीं होता, वहां तो अमेंडमेंट करा देते हैं उसको, क्योंकि भैया कंप्लेनेंट से आप ये उम्मीद नहीं करके चलेंगे उससे लॉ के बारे में जानकारी हो, उस सारे सेक्शन को जानता हो तो ठीक लिखेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई गलत सेक्शन लिख भी दिया है तो उस स्थिति में जो कंप्लेंट का कैरेक्टर है वो विशिएट नहीं होता है, मतलब वो एज इट इज रहेगा, उसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो आगे चले भैया, खैर कोई दिक्कत नहीं। ये तो कंप्लेंट की स्थिति है, आपने कंप्लेंट और एफआईआर में दोनों में अंतर देख लिया। हाई कोर्ट आप देख ही चुके थे। अब इसके बाद आ जाते हो सीधे आप, इंडिया मीन्स द टेरिटोरी टू विच द कोर्ट दिस एक्सटेंड। इंडिया से आशय जो है उस क्षेत्रफल से है, उस क्षेत्र से है जहां तक आपका ये कोर्ट जो है, जो सीआरपीसी, वो एक्सटेंड करता है। अब मेन चीज जो नेक्स्ट आती है वो आती है भैया इंक्वायरी। हाँ, तो 1.5 लाइन लिखी हुई है केवल, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे आपके दो शब्द दिए हुए हैं, इंक्वायरी है और ट्रायल है, यानी कि इंक्वायरी जो ट्रायल से भिन्न है और मजिस्ट्रेट के द्वारा इस कोड के अंतर्गत की गई है। तो देखो अंजलि बताओगे फिर बेटा, इंक्वायरी होगा क्या? सर जो भी आर्ग्यूमेंट्स मतलब ट्रायल के से पहले या बाद में तो वैसे ज़्यादातर नहीं होता, बट पहले जितनी भी इंक्वायरी करी गई है बाय मैजिस्ट्रेट वो इंक्वायरी में आएगा ट्रायल के अलावा। और इंक्वायरी ये ऐसे रिलेटेड होती है कि इंक्वायरी जब ट्रायल शुरू होता है तब तक इंक्वायरी खत्म हो जाती है, तो इंक्वायरी के बाद ही ट्रायल होता है। एक तो आप बताओगे भैया, बच्चे भी सोचते होंगे कि सर अगर सारी चीजें हमें बतानी है तो आपका क्या फायदा होगा यहाँ पे, फिर हम आपके पास क्यों समय खराब कर देंगे। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो ये बात अंजलि ने बिल्कुल परफेक्ट बताई है कि जितनी भी प्रोसीडिंग है मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज फ्रेम होने से पहले, और जो किसी कन्विक्शन को नहीं बताती है, विच इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ए कन्विक्शन, कैन बी टर्म्ड एज इंक्वायरी। यानी कि चार्ज फ्रेम होने से पहले की जितनी भी प्रक्रिया है, जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, और वो किसी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं कर रही है, तो उस स्थिति में वो सारी प्रोसीडिंग जो है आपकी इंक्वायरी होगी। अब अगर हम इंक्वायरी को देखते हैं तो क्या है, इंक्वायरी जो है प्रिपरेटरी टू कमिटमेंट ऑफ ए केस टू द सेशन कोर्ट इज आल्सो एन इंक्वायरी। यानी कि 209 में जब आप देखेंगे प्रिया क्या दिया हुआ है 209 में, 209 में कमिटल की पावर दी हुई है कोर्ट की। यानी कि अगर मामले किसी कोर्ट को ये लगता है कि जो किसी मामले पर उसके द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाएगा, इसकी जो पावर है वो सेशन कोर्ट को है, तो उस स्थिति में वो कोर्ट क्या करेगा, उस मामले को 209 के अंतर्गत सेशन कोर्ट को कमिट कर देगा। अब ये जो प्रक्रिया है कि पूरी की पूरी, एन इंक्वायरी प्रिपरेटरी टू कमिटमेंट ऑफ ए केस टू द सेशन कोर्ट इज आल्सो एन इंक्वायरी, ये अपने आप में 209 के अंतर्गत जो पावर दी हुई है ना, ये भी इंक्वायरी के अंतर्गत आएगी। दूसरी चीज क्या, on receiving a report from the police in a non-cognizable case, the magistrate may hold to a preliminary inquiry, जो आपका 159 में दिया हुआ है। 159 में जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की हम बात करते हैं, जब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की हम बात करते हैं 155(2) में, और 155(2) में सीधे सीधे से वो क्या, उसको मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो एफआईआर के आदेश दे सकता है। अब जब वो एफआईआर के आदेश देगा और वहाँ सारी चीजें रिपोर्ट को और इन सारी चीजें जितनी भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 159 में, ये क्या है, वो आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आ जाएंगी, वो भी आपकी इंक्वायरी होगी। और दूसरी चीज क्या है, मजिस्ट्रेट मस्ट इन केस ऑफ ए पर्सन डाइंग इन पुलिस कस्टडी। अब पुलिस कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उस मामले को मजिस्ट्रेट देख रहा है, तो होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ व्हेन a complaint of an offense is made to a magistrate, he may postpone the issue of process। जो इशू 202 की हम बात करते हैं, 202 में पोस्टपोन ऑफ इशू दिया हुआ है, जो उसमें कंप्लेंट की बात है, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक इंक्वायरी के ही मामले हो गए। तो इंस्टांसेस मैंने बता दिए इन जनरल। अपने आप जो एक लाइन में अगर कहना चाहे, ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग व्हिच शैल बी कंडक्टेड प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ ए चार्ज शैल बी टर्म्ड एज इंक्वायरी। अब
दोनों के बीच में अगर अंतर की बात करें तो भैया कोई बताएगा मुझे क्या क्या अंतर हो सकते हैं इन दोनों के बीच में? कोई नहीं बताएगा। सर हाँ बेटा। सर ट्रायल में ट्रायल रिजल्ट्स इन कन्विक्शन या फिर एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड, और इंक्वायरी में ऐसा कुछ नहीं होता। इंक्वायरी में ये देखा जाता है कि वेदर अ केस इज मेड और नॉट, प्राइमा फेसाई केस इज मेड और नॉट। देखो सीधा सा देखो, इंक्वायरी में अगर जो है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी में प्राइमा फेसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है तो वहाँ डिस्चार्ज तो हो सकता है, लेकिन एक्विटल और कन्विक्शन की हम बात नहीं करते हैं भैया। ध्यान से सुन लीजिएगा, ऑल दोज प्रोसीडिंग्स बिफोर ए मजिस्ट्रेट प्रायर टू द फ्रेमिंग ऑफ ए चार्ज व्हिच डू नॉट रिजल्ट इन अ कन्विक्शन कैन बी टर्म्ड एज इंक्वायरी। Clear? An inquiry into an offense never ends in a conviction or acquittal, जो अंजलि ने अभी बताया। At the most it may result in discharge or commitment of a case for trial by a magistrate or session judge। लेकिन अगर हम ट्रायल की बात करते हैं तो ट्रायल क्या है? ट्रायल वो भैया वो प्रोसीडिंग है, ट्रायल इज ए प्रोसीडिंग विच इन्वॉल्व एग्जामिनेशन and determination of a cause by a judicial tribunal या judicial court जिसे आप कह देते हैं, and which ends in a conviction or acquittal of the accused। दूसरी जब आप बात करते हो भैया, इंक्वायरी जो है, एवरी इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट। इंक्वायरी हर वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है जो ट्रायल से भिन्न है और इस कोर्ट के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है। लेकिन ट्रायल क्या, अभी देखो ऊपर कह के ही आ रहे हैं, इज द एग्जामिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ए कॉज बाय जुडिशियल कोर्ट व्हिच हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर इट। यानी कि उस कोर्ट के द्वारा एग्जामिनेशन किया जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है, डिटरमाइन किया जा रहा है, जिसको इसकी पावर है। और इंक्वायरी की अगर आप बात करते हो, इंक्वायरी क्या है? वो किसी भी क्रिमिनल केस की सेकंड स्टेज है। पहले तो एफआईआर होगी सीधे सीधे से, उसी के बाद उसमें कोई इंक्वायरी, वो सारी चीजें या कोई कंप्लेंट आती है। और जो ट्रायल है, ट्रायल होती है थर्ड स्टेज, क्योंकि जैसे ही चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल शुरू होता है, और जैसे ही चार्ज फ्रेम होता है इंक्वायरी खत्म, ट्रायल शुरू। अब दूसरी चीज, जब इंक्वायरी की आप बात करते हो तो इंक्वायरी में ये कहीं भी नहीं है भैया कि ये किसी ऑफेंस के मामले में ही कंडक्ट होती है। It does not necessarily mean an inquiry into an offence because it may relate to matter which are not offence. For example, inquiry made in a dispute relate to involved property with regards to possession, public nuisance or for the maintenance of wives and children। दूसरी चीज, अगर ट्रायल की हम बात करेंगे तो ट्रायल किसी न किसी ऑफेंस के मामले में ही होगा। अब खैर चलो आगे आप चलते हैं। दूसरा जो आपका सेक्शन आता है 2H, ये हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन को तो भैया सीधा सीधा सा लिखा हुआ, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड। यानी कि जितनी भी प्रक्रिया है इस कोड के अंतर्गत, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन ए मजिस्ट्रेट हु इज ऑथराइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। यही बात समझिए भैया, जो इन्वेस्टिगेशन की आप बात करते हो, इन्वेस्टिगेशन का सारी वो प्रक्रियाएं हैं जो इस कोड के अंतर्गत की गई है, और किस काम के लिए? एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा, और वो जो पुलिस ऑफिसर है जो मजिस्ट्रेट नहीं है और मजिस्ट्रेट या उसके बिहाफ पर उसे ऑथराइज किया गया है। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें आप देखते हो, तीन चीजें क्या? सीधे सीधे से पहली तो आप डेफिनेशन देख ही रहे हो। दूसरी चीज क्या है? जो बेसिक पर्पस जो है एविडेंस इसका इन्वेस्टिगेशन का, ये क्या होगा कुछ? सर बेसिक पर्पस तो सर चार्ज फॉर्म करना होगा सर। अबे चार्ज तो कोर्ट फ्रेम करना है भैया, इन्वेस्टिगेशन मतलब पुलिस सर ऑफिसर। यहाँ जो इस इन्वेस्टिगेशन के जो पीछे जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है भैया साक्ष्य को इकट्ठा करना।
देखो इन्वेस्टिगेशन के आप नाम से ही, इस शब्द से ही आप उसका अर्थ निकालें कि जैसे ही किसी मामले की एफआईआर, किसी मामले की ऑफेंस की सूचना थाने को मिलती है, तो थाने पे क्या करेंगे, उसे जो ना उसे राइटिंग में रिड्यूस करेंगे और अपनी जो जनरल डायरी है उसमें चढ़ा लिया जाएगा। उसमें चढ़ाने के बाद उसमें तुरंत भैया इन्वेस्टिगेशन जो जांच शुरू होगी, और उस जांच जो इन्वेस्टिगेशन की हम बात करते हैं उसमें क्या है भैया, जो एक पुलिस ऑफिसर को, एक व्यक्ति को डेप्यूट कर दिया जाएगा कि ये इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे। उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो काम है वहां पर, वो क्या करेंगे, उन साक्ष्यों को इकट्ठा करेंगे। कलेक्शन ऑफ एविडेंस की हम बात करते हैं। साक्ष्य किस संदर्भ में, साक्ष्य इस संदर्भ में इकट्ठे किए जाएंगे क्या वास्तव में ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए भैया अपना एविडेंस कलेक्ट की जाएगी। और एविडेंस जब कलेक्ट होने के बाद इन सारी चीजें जब वो सम अप करेंगे तो वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट को जब वो तैयार करेंगे वहां पर ये दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि वेदर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड और नॉट, यानी कि या तो पुलिस रिपोर्ट देंगे जब वो 173 में, तो 173 में वो क्या करेंगे, या तो चार्जशीट देंगे, और चार्जशीट अगर नहीं दे रहे तो उस स्थिति में वो फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे। अब इसी के साथ जब हम 173 की बात कर रहे हैं तो 173 को एक बार यहीं की यहीं भैया खोल लेंगे, तो देखना डायरेक्ट में खोल लीजिएगा भैया सभी 173 को। खोल लिया कुछ? जी सर। देखो जब 173 में आपने इसको खोल लिया तो वहां पहला ही सबसेक्शन कहता है एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। सीधा सा कह दिया कि प्रत्येक ऑफेंस में, प्रत्येक मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है एज सून एज पॉसिबल ये इसको कंप्लीट किया जाएगा। क्लियर होगी बात। अब दूसरी चीज ये कहते हैं, सपोज कीजिए हम इसको एक सबसेक्शन 1 को आप 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, जब वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा होगा, रिपोर्ट इन द सेंस जो कंप्लीशन उसने किया है, तो उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें वो मेंशन करके चलता है। पहली चीज कर देखो अंजलि क्या दिखा, पढ़ना भैया इसको देखो। Name of the parties, हाँ, the nature of the information, यानी कि the name, देखो वहां पे जब नेम ऑफ द पार्टी सीधे सीधे से ये कि किस व्यक्ति के जो मतलब सरकार बनाम सच एंड सच पर्सन, जो पार्टीज की हम बात करते हैं। अब नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन को देखो, कुछ बताओगे नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है? सर जो इंफॉर्मेशन रिसीव किया जिसके कारण से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हाँ, हुई। जो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है किसके द्वारा आई है उसकी नेचर की हम बात करते हैं। अब ये कह रहा है कि नेम ऑफ द पर्सन हु अपीयर टू बी एक्वेंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यानी कि जो हम गवाहों की बात करते हैं उन व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे जो इस मामले से जो भली भांति परिचित है, एक्वेंटेड है, वो चीजें उसमें मेंशन करके चलेगा। अब ये कह रहा है कि वेदर एनी ऑफेंस हैव बीन कमिटेड एंड इफ सो बाय हुम, अगर ये लगता है कि वास्तव में कोई ऑफेंस जो कमिट हुआ है, अगर हाँ तो फिर किसके द्वारा जो महसूस उसको आएंगे। अंजलि देखना नेक्स्ट क्या लिखा हुआ भैया, whether the accused has been arrested, क्या उसे एक्यूज को अरेस्ट किया गया था। अच्छा अरेस्ट कब किया जाएगा, कुछ ये देखो सीधे सीधे से जब हम 41 में जाकर के देखते हैं तो वहाँ 41 में दिखा दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसी सूचना प्राप्त की गई है जिसके द्वारा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है, तो उस स्थिति में वहां उसे आप अरेस्ट करते हैं। वहां हम दो चीजें देखते हैं कि क्या वो ऑफेंस जो है 7 वर्ष या उससे कम की सजा तक के प्रावधान वाला है या उससे अधिक की सजा वाले प्रावधान वाला है। अगर उससे अधिक की सजा वाले प्रावधान वाला है यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ का प्रावधान है, तो उस स्थिति में उसको तुरंत जो अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अगर 7 साल की कम की सजा वाला है तो उस स्थिति में भैया वहां क्या करेंगे, उसको एक जो ना नोटिस दिया जाएगा ना। जब 41 में आप उसे देखेंगे नोटिस की हम बात करेंगे, समय समय पर उसको नोटिस दे करके बुला ले जाएगा, बता दिया जाएगा, और वो अपना कोर्ट में जब उसको चार्जशीट फाइल करेगा उस समय अपनी को बेल कराएगा वहां जाके। खैर इसको छोड़ दीजिएगा, अब अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ ये चीजें हम देखेंगे। अब ये कह रहा है कि वेदर ही हैज बीन रिलीज ऑन बॉन्ड एंड इफ सो वेदर विद और विदाउट श्योरिटी, क्या उसे पर्सनल बॉन्ड में छोड़ा गया था, और छोड़ा गया था श्योरिटी के साथ या श्योरिटी से भिन्न। वेदर ही हैज बीन फॉरवर्डेड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 170, क्या उसे कस्टडी में दे दिया गया था। वो सारी चीजें आप क्या इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाएगी
तो पुलिस रिपोर्ट का वो हिस्सा होगी, ये चीजें आप उसमें दे के चलेंगे। अब इसी के साथ भैया हम यहाँ जो देखते हैं, देखो जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन तो आगे समझ में कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। अब यहाँ पे दो चीजें हम देखते हैं कि भैया इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, इन दो चीजों को देखेंगे, ठीक है। अब लेकिन जो है उससे पहले एक चीज और ये देख लीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी वो देख लीजिए, इन दोनों में अंतर करके चलते हैं। तो अब मुझे बताएंगे भैया क्या क्या अंतर हो सकते हैं। सर इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट करती है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिसर करता है या फिर बिल्कुल कोई सही भी बात है, ऑथराइज्ड पर्सन। जो बिल्कुल करेक्ट है। जब आप इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर और बाय सम पर्सन ऑथराइज बाय ए मजिस्ट्रेट, या जिसको मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज किया गया है। लेकिन अगर आप इंक्वायरी की बात करते हो, इंक्वायरी प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट के द्वारा ही की जाएगी। अब जो एविडेंस कलेक्ट करने का ऑब्जेक्ट होता है इन्वेस्टिगेशन के मामले में, द ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज टू कलेक्ट एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केस। जब अभियोजन अपना मामला चलाएगा तो उसे वहां साक्ष्यों की जरूरत पड़ेगी, उन साक्ष्यों को इकट्ठा करना ही जो इन्वेस्टिगेशन का पर्पज होता है। लेकिन अगर हम इंक्वायरी की बात करते हो तो इंक्वायरी के जो पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी इज टू डिटरमाइन द ट्रूथ falsely of certain facts with a view to taking further action thereon। यानी कि मजिस्ट्रेट जो वहाँ एक चीज देखेगा, उसकी सत्यता की या असत्यता की जांच करेगा, देखेगा कि इसे मामले को आगे चलाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। अब इन और जो अंतर की बात करते हैं, और क्या अंतर हो सकता है अंजलि। सर इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट स्टेज होती है और इंक्वायरी सेकंड। और नहीं पता। तो देखो ये कहते सर हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन एंड्स विद पुलिस रिपोर्ट और चार्जशीट। हाँ देखो इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो अटेम्प्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन इज एन अटेम्प्ट टू अनकवर द इंक्वायरी होती है अननोन वो। फैक्ट। एक मिनट रुक जाओ भैया, जो इन्वेस्टिगेशन क्या है उसमें एक प्रयास किया जाता है कि जो अननोन तथ्य है उनके बारे में जानकारी हो सके, उनको अनकवर किया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। जबकि इंक्वायरी की हम बात करते हैं, इंक्वायरी बिगिंस विद इंटेरोगेशन रेदर देन द इंस्पेक्शन। इंटेरोगेशन किसके द्वारा किया जा रहा है यहाँ पे, मजिस्ट्रेट के द्वारा। जो इन्वेस्टिगेशन क्या है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन इंक्वायरी जुडिशियल भी हो सकती है और नॉन जुडिशियल भी हो सकती है। ठीक है भैया, अब इसके बाद आप आगे चलते हैं, फिर आती है आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होगी भैया, जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या है, इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया वो है जो क्या नाम है, जिसके अंतर्गत साक्ष्य को वैधानिक रूप से शपथ पर लिया गया है, और ये न्यायिक प्रक्रिया होगी, उसमें जो प्रोसीडिंग है इनको इंक्लूड कर लिया जाएगा। कुछ सर कुछ आए बात समझ में इसमें, जी सर, क्या कह रहा है ये? सर ये यही कह रहा है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में ओथ वगैरह ले लेते हैं और ये सब। देखो ये सीधा सीधा सब ये डेढ़ लाइन इसने कह दी है। जुडिशियल प्रोसीडिंग जो शब्द है वो अपने आप एक वाइड शब्द है, और उसमें इंक्लूड करके हम चलते हैं उन सभी चीजों को, उन सभी प्रक्रियाओं को भी जिसके अंतर्गत साक्ष्यों को ओथ पर लिया गया है, वो उसका जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट होंगे। भाई जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे इंक्वायरी शुरू होती है, आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई, चार्जशीट सबमिट होगी, अब उसके बाद जो है मामले की जो इंक्वायरी है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिसे आप कह देते हैं, ट्रायल से चार्ज फ्रेम होने तक के जितने भी काम होंगे वे भी जुडिशियल न्यायिक प्रक्रिया होंगे। उसके बाद जो सारी चीजें होंगी वो भी क्या है, न्यायिक प्रक्रिया होगी। और यहाँ इंक्वायरी चार्ज फ्रेम होने से लेकर के, सॉरी हाँ,
जैसे ही चार्जशीट सबमिट होती है, वो चार्जशीट सबमिट होने से लेकर के आपका जब तक जजमेंट होता है, टोटल प्रोसीडिंग जितनी है वो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। अब इसमें जो एविडेंस ली भी जाएगी, ओथ पर भी ली जानी है, सारी चीजें ऑर्डर भी पास किए जाने हैं, ये सभी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। अब आ जाता है आपका लोकल जुरिस्डिक्शन। लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है? लोकल जुरिस्डिक्शन सीधा सीधा सा वही है, अगर किसी कोर्ट और मजिस्ट्रेट के बारे में आप बात करते हो, मीन्स ए लोकल एरिया विद इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज और एनी ऑफ इट्स ऑफ हिज पावर, यानी कि इस कोर्ट के अंतर्गत जो लोकल जुरिस्डिक्शन है उससे से आप तात्पर्य आप उस क्षेत्रफल से निकालोगे जिस क्षेत्रफल के संबंध में, जिस क्षेत्र के संबंध में कोई भी जो मजिस्ट्रेट है या कोर्ट है अपनी जो पावर है उनको एक्सरसाइज कर सकता है। अब मान लीजिए इसको किस तरीके से देखते हैं, अगर आप लोकल जुरिस्डिक्शन की आप बात करते हो तो जैसे क्रिमिनल मैटर की आप बात करोगे तो क्रिमिनल मैटर में जो क्षेत्राधिकार है वो थाने वाइज, पुलिस स्टेशन वाइज बांटा हुआ होता है। अगर आप लोअर स्टेज पे देखते हैं तो अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए जो जितने भी क्रिमिनल मैटर होंगे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास इनके पास जाएंगे, तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के पास वहाँ जो एरिया वाइज जो थाने हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इस थाने से संबंधित मामले इनके पास होंगे और इन थानों से संबंधित मामले इन व्यक्ति के पास होंगे, इन मजिस्ट्रेट के पास होंगे। तो ये जो एरिया डिसाइड किया गया दैट इज कॉल्ड लोकल जुरिस्डिक्शन। और इसको सीधे सीधे से जो स्टेट है या स्टेट गवर्नमेंट है अपना जो है ना समय समय पर इसको चेंज भी कर सकती है। और बाकी लोकल स्तर पर अगर इसको देखा जाता है तो लोकल स्तर पर भैया डिस्ट्रिक्ट जज को पावर है, वो इसको समय समय पर अदल बदल करता रहता है। अब 2K की जब आप बात करते हो 2K को आप पढ़ोगे सेक्शन 8 के बाद, सेक्शन 8 के साथ, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया वो एरिया है जो सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर्ड किया हुआ है। अब सेक्शन 8 में मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में क्या कहते हैं, वहां पर सीधा सीधा सर लिखा हुआ है जब इस कोड का कमेंसमेंट हुआ था तो उस स्थिति में जो प्रेसिडेंसी टाउन थे और जो आपका अहमदाबाद था इनको क्या है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया गया था। अब उसके बाद या उन शहरों को भी मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया जाता है, किया गया है जिनकी पॉपुलेशन एक्सीड करती है, कितने से ज्यादा है अंजलि? सर 1 मिलियन। हाँ 1 मिलियन से ज्यादा अगर किसी शहर की पॉपुलेशन है तो उस स्थिति में वो भी है क्या है मेट्रोपॉलिटन एरिया है। अब जो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है वो उसमें जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसके जो ना उसकी उसमें उसको खटाल बढ़ा सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में वो उसकी जो ना पॉपुलेशन को रिड्यूस नहीं करेगी। ये नहीं माना जाएगा वहां उसने उसकी पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दिया है। खैर उसको 8 को आप देख लेंगे, उसके बाद में देखेंगे इसको। अब यहाँ आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को आपने देखा था किसके साथ भैया? कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ। हाँ हमने कहा था नो कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस ऑफेंस एंड द केस, कॉग्निजेबल केस मींस ए केस इन विच ए पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। अब यहाँ कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस फॉर विच and the non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without warrant। अब ये तो समझ में आ गया थी कॉग्निजेबल केस की, अगर नो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की हम बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग चीजें। अब क्वेश्चन अराइज होता है, पीछे तो हम देखा है भैया, अब यहाँ अंतर क्वेश्चन आता है कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। देखो अंतर कौन बताएगा? अंतर तो पढ़े होंगे। किसी ने नहीं पढ़े? सर जो ऑफेंसेस सीरियस नहीं होते हैं और उनका नेचर प्राइवेट रॉन्ग वाला होता है वो नॉन कॉग्निजेबल में आते हैं, और जो काफ़ी सीरियस टाइप के होते हैं और जो पब्लिक रॉन्ग कंसीडर करे जाते हैं वो कॉग्निजेबल में आते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑल सीरियस ऑफेंसेस आर कंसीडर्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर मोर ट्रिब्यूटल एंड लेस सीरियस देन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस से जो कम सीरियस नेचर वाले हैं उनको आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ट्रीट करेंगे। और क्या अंतर हो सकते हैं कुछ? सर कॉग्निजेबल ऑफेंस में सर आप मैजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट कर सकते हैं और एफआईआर भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन कॉग्निजेबल में से मैजिस्ट्रेट को ही कंप्लेंट हो सकती है।
नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में जी सर। है। जी अरे भैया, किसी भी प्राथमिकी किसी भी ऑफेंस से संबंधित जो सूचना होती है वो सीधे सीधे से हमेशा आपको जो प्राइम ऑफिसर देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर को की जाती है। अब दूसरी चीज क्या है, मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं, अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस है तो कॉग्निजिबल ऑफेंस के मामले में जब 156 में वो एफआईआर लिख लेगा तो एफआईआर लिखने के बाद वो क्या करेगा, 157 में उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है और उसने उसकी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में उसने रिपोर्ट लिखने के बाद उसको जब आप 155 देखोगे तो वहां पे भैया वो 155 में उसकी एनसीआर चिक काट के दे देगा। तो किसी ने एनसीआर चिक देखी है नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट की? किसी ने नहीं देखी? नो सर। दिव्या, दिव्या, अनीश, देखिए भैया। जी सर, मैंने देखी है शाबाश। तो जो एनसीआर है वो एनसीआर कौन सर। किसके उसके द्वारा ऊपर जो आप बता रहे हो ना हाँ सर, जो आप बता रहे हो 155 जब एनसीआर कटती है उसके ऊपर लिखा होता है कि सेक्शन 155 के तहत हम काट रहे हैं सीआरपीसी के। हाँ। तो जब एफआईआर होती है तो उसमें लिखा होता है ऊपर 154 सीआरपीसी में। हाँ, अब जो 154 में तो एफआईआर चिक काट दी जाएगी और 155 में आपकी एनसीआर काट दी जाएगी। अब एनसीआर चिक काट दे तो उसमें भैया इन्वेस्टिगेशन तो होगी नहीं, फिर एनसीआर काटने के बाद उसको ऐसी कैसी फाइल में बंद करके रखेंगे। तब वहां पर अगर एनसीआर के मामले में, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट के मामले में अगर आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो उसके लिए फिर कंप्लेंट जो एप्लीकेशन है वो जाती है मजिस्ट्रेट को, क्योंकि वहाँ केवल मजिस्ट्रेट को पावर है, वही आदेशित करेगा पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को कि जो ना आप इस मामले में जांच इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और जब उसे आदेश मिल जाएगा मजिस्ट्रेट का 155(2) में, तब वो अपना जो है 157 में अपनी उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देगी, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो दिया हुआ है। यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि सीधे सीधे से दूसरी चीज है जो कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात करते हैं, इन इट ए पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड और अंडर एनी अदर लॉ अरेस्ट विदाउट वारंट। तो उस स्थिति में क्यों बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन अगर आप नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात करेंगे तो यहाँ पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उसे अरेस्ट कर ले, जब तक कि वारंट कहाँ से आएगा, वारंट वही आएगा वो जो 155(2) में हम क्या कर रहे हैं उसे एम्पावर किया जाएगा, तब वहीं से उसे अधिकार भी मिलेंगे सारे। और क्या हो सकते हैं भैया? सर एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि 7 साल के ऊपर वाले जो केस होंगे वो उसमें आएंगे कॉग्निजेबल में, 7 साल की सजा से कम वाले केस में नॉन कॉग्निजेबल। अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब आपने जो शेड्यूल है वो देखा ही नहीं ठीक से। सर आई हैव वन क्वेश्चन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैंने ये कहीं पढ़ा था कि इसमें लिखा था कि जो सम्मन केसेस होंगे वो नॉन कॉग्निजेबल होंगे और 2 साल से ऊपर वाले वारंट केसेस जो होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे। ये सही है कि गलत है, पता नहीं है मेरे को। देखो, अगर इन जनरल हम देख के चलते हैं तो अगर आईपीसी से अलग अगर आप बात करके देखते हैं ऑफेंसेस अदर देन इंडियन पेनल कोड, तो वहां पर क्लियर ये है कि जो 3 साल और उससे ऊपर के प्रेजेंट वाले मामले हैं वो आपके कॉग्निजिबल ट्रीट किए जाएंगे, कॉग्निजिबल ऑफेंसेस के मामले होंगे। और 3 साल से कम के जो मामले होंगे, 3 साल या उससे कम के मामले, दिस शैल बी ट्रीटेड एज नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। और लेकिन जब आप आईपीसी की बात करते हैं तो आप इसके फर्स्ट शेड्यूल को जब एनालाइज करेंगे वहां आपको दिखाई देगा कि वो मामले जो 2 साल या उससे अधिक इम्प्रिजनमेंट के हैं तो वे तो कॉग्निजिबल वंस होंगे, कॉग्निजिबल वन। और तो उससे नीचे की आप बात करते हो तो दे शैल बी ट्रीटेड एज नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। और जो समन केस है, समन केस हमेशा जो है क्या नाम है, जो पेटी ऑफेंसेस वाले छोटे मामले हैं उनको समन केस भी ट्रीट किया जाता है। अब यहाँ की पुलिस ऑफिसर अंडर ए लीगल ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट विदाउट एनी ऑर्डर डायरेक्शन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, कॉग्निजिबल ऑफेंस की जब आप बात करते हो। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात करते हो तो ना तो पुलिस ऑफिसर की कोई ड्यूटी है कि वो भैया उसमें इन्वेस्टिगेट करे और ना उसके पास पावर है कि वो उसमें जो ना इन्वेस्टिगेशन चालू कर दे। कब तक? जब तक उसे 155(2) में आदेशित ना कर दिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा। और जो कॉग्निजिबल ऑफेंस है उनको कंसीडर क्या किया जाए, वो सीधा सा भी अंजलि ने बताया था, दे शैल बी ट्रीटेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। द कॉग्निजिबल ऑफेंसेस आर कंसीडर्ड पब्लिक रॉन्ग्स एंड देयरफॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर इज लेफ्ट टू द इनिशिएट एंड एफर्ट्स ऑफ द स्टेट। यानी सीधे सीधे से जो प्रोसिक्यूशन है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा शुरू किया जाएगा वहां पे।
जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर कंसीडर्ड मोर in the nature of a private wrongs and therefore the prosecution of the offender is left to the initiative and effort of private citizen। वो private citizen की तरफ से उसे जो सीधे सीधे एज कंप्लेंट वो आगे चालू कर दिए जाएंगे। खैर इसके बाद आप आगे देखते हुए नोटिफिकेशन क्या होंगे, नोटिफिकेशन जो पब्लिश की जाएंगी समय समय पर ऑफिशियल गजट में। और जो ऑफेंस है, ऑफेंस को आप देख लीजिए, ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि किसी लॉ के अंतर्गत कोई भी एक्ट हो या ओमिशन है जिसे लॉ पनिशेबल बताया गया है वो आपका ऑफेंस होगा। और फिर इसमें सेक्शन 20 जो कैटल ट्रांसपेरेंस एक्ट है वो मामले भी इसमें आपके ऑफेंस में ट्रीट किए जाएंगे। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होगा, कुछ देखना क्या लिखा हुआ भैया। Officer in charge of a police station includes when the officer in charge of the police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties. The police officer present at the station house who is next in rank to such officer and is above the rank of constable, or when the state government so directs, any other police officer so present. सीधा सा जो ऑफिसर इंचार्ज तो एक ही होगा जिसे कहेंगे, और अगर वो एब्सेंट है तो उसकी अनुपस्थिति में जो उसके सब्सिक्वेंट रैंक का व्यक्ति होगा वही ऑफिसर इंचार्ज होगा। अब जो ना प्लेस के मामले में देखें, प्लेस इंक्लूड्स ए हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। प्लीडर को आप देख लीजिए, प्लीडर कौन है, व्हेन यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट मींस ए पर्सन ऑथराइज्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स टू practice in such court and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceeding, वो वहाँ प्लीडर हुआ। पुलिस रिपोर्ट क्या होगी, जो मजिस्ट्रेट को अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173 में फॉरवर्ड की गई है किसी भी पुलिस के द्वारा, बोले पुलिस ऑफिसर के द्वारा। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी ए पुलिस स्टेशन। वो पोस्ट और प्लेस, वो स्थान जो है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है, और इसमें इंक्लूड क्या है, एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। प्रेस्क्राइब्ड सीपीसी में भी आप जाके देखोगे सेक्शन 2 में, और यहाँ भी प्रेस्क्राइब मींस प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस कोड। वो प्रेस्क्राइब प्रावधानित हुआ है जो नियम के अंतर्गत जिसे प्रावधानित किया गया, प्रेस्क्राइब किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सब डिवीजन, ये भी आप देख लीजिएगा। अब ये देखिएगा डब्ल्यू और डब्ल्यू, समन केस means a case relating to an offense and not being a warrant case, यानी कि समन केस वो केस है जो वारंट मामले नहीं है। और वारंट मामले कौन से हैं, means a case relating to an offense punishable with death, imprisonment for life और imprisonment for a term exceeding 2 years, 2 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामले जो, या जो डेथ इम्प्रिजनमेंट की बात करते हो, डेथ से पेनल्टी की बात करते हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करते हो, वे सभी तो आपके वारंट मामले होंगे। और उससे नीचे वाले जो मामले होंगे वे सभी आपके होंगे समन केस। अब इसमें विक्टिम को देख लीजिए। विक्टिम की जो डेफिनेशन है ये आपकी आई थी भैया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2008 के द्वारा आई थी। एक्ट नंबर 5 था 2009 का, और 31 दिसंबर 2009 को ये एनफोर्स में आ गई थी डेफिनेशन। ये क्या है, victim means a person who has suffered any loss, injury caused by reason of the act or omission for which the accused person has been charged and the expression। और दूसरा इसमें जो काम की चीज ये है भैया, सबसे लास्ट में जो है इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान रखना है कि victim includes his or her guardian और लीगल हायर, क्योंकि वे भी उसके साथ सफर करते हैं, दैट्स व्हाई दे शैल बी ट्रीटेड एज विक्टिम। अब इसके बाद वर्ड एंड एक्सप्रेशन की आप बात कर लोगे। वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो आपका वाई में दिया हुआ है, यूज्ड हियरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन इंडियन पेनल कोड हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन दैट कोड, यानी कि वो शब्द और एक्सप्रेशन जिनको यहाँ परिभाषित नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर उसको आपकी भारतीय संविदा अधिनियम में अगर परिभाषित, वो संविदा कह रहा हूँ सॉरी, भारतीय उसमें दंड संहिता में अगर उसको परिभाषित किया हुआ है तो उस स्थिति में जो अर्थ वहां दिया हुआ है उसी अर्थ को आप यहाँ पर जो लगाओगे उसका। तो ये यहाँ तक तो ये स्थिति है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार। हेलो, हाँ सर। सर